Hello, dears. I welcome all of you to the beautiful platform of Science with Jawad. Dears, as you all know that we have completed the first, second, and third lecture of stoichiometry. Today, our heading of the topic would be stoichiometric calculations. Stoichiometric calculations के बारे में बात करते इसको मैं इतना डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि थ्योरी है तो थोड़े जो मेन पॉइंट्स है वो उठा के वही लिखवाऊंगा। उसके बाद रिलेशनशिप्स के बारे में की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज हाउ टू फाइंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम, फिर इन रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। तो चलो पहला पॉइंट लिखते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का ये प्रिंसिपल जैसे ही है, ये असूल है, इसके बगैर ये काम नहीं करेंगे। नंबर फर्स्ट, रिएक्टेंट्स must be converted into प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का काम ही यही है प्रोडक्ट में चेंज होना। इनटू प्रोडक्ट, लास्ट में कुछ ट्राई किए कंप्लीटली। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि जो हम लोगों के पास जितने भी रिएक्टेंट्स है, हाउ मेनी रिएक्टेंट्स डू वी हैव इन अ रिएक्शन, those reactants must be converted into what? Into product completely। मुकम्मल तौर पर जितने हम लोगों के पास रिएक्टेंट है उनको किन में कन्वर्ट होना चाहिए? उनको प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड प्रिंसिपल। नो side reaction should occur। No side reaction should occur। आप लोगों के पास जो साइड रिएक्शंस होते हैं, साइड रिएक्शंस मतलब रिएक्शन शुरू हुआ, कोई जो रिएक्शन के जो साइड रिएक्शन है वो आप लोगों के पास नहीं होने चाहिए। इसका लास्ट प्रिंसिपल, law of definite proportion। आप लोगों के पास लॉ ऑफ definite proportion and law of conservation of mass, should be observed। आप लोगों के पास जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये मस्ट, ये ऑब्जर्व, ये जो फॉलो है ये होना चाहिए। तब जाके आप लोगों का जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के जो प्रिंसिपल्स है वो क्लियर हो जाएंगे। चलो बात आती है कि सर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है? लेट्स टॉक अबाउट इट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, भाईजान मेरे दुनिया से थोड़ा डिफरेंट, ये मेरा एस है, ये मेरा आर है, सो काइंडली नोट इट डाउन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इसका जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि मास
यानी मैटर neither be created nor be destroyed. Mass neither be created nor be destroyed, only change from one form to another. इसका मतलब यही है कि जो हम लोगों के पास मास है, जो मैटर है, ये न खुद ब खुद क्रिएट होगा न खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होगा। सिर्फ क्या होगा, एक फॉर्म से जाएगा दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सर समझ नहीं आया, समझा देते। ओके, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं। H2 प्लस O2 ये जाएगा H2O बनाएगा। स्टोइकियोमेट्री में किस इक्वेशन की बात करते हैं? वी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको मैं बैलेंस करूंगा तो ये आपका नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका मास अभी मैं काउंट करूंगा। मास 2 2 जा ये 4। आप लोगों के पास हाइड्रोजन कितना ग्राम है? इस पर 4 ग्राम है, सही है। और O2 कितना है? 1 का 16, ये 32 हो जाएगा। तो इधर देख लो, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन और 2 1 जा 2, तो इसका भी 36 ग्राम। इन दोनों को भी अगर मैं प्लस कर दूं 36 ग्राम, तो इधर आप लोगों का ये इक्वेशन प्रूव हो जाता है। क्या आप लोगों के पास इधर मोलर मास हाइड्रोजन का 4 ग्राम है और ऑक्सीजन का O2 है 32 ग्राम है। इन दोनों को जब मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 36 ग्राम बन गया। और इधर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम और 2 1 जा 2 ऑक्सीजन का 32, तो 2 है ना, तो 1 का 16 है, 16 प्लस 16 32, 32 में 4 प्लस कर दो 36 आएगा। देखो हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ तो मास तो होगा ना। मुझे पता है कि एटम में एलिमेंट उसका वजन काफी कम है, 1.008 ग्राम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो मास क्या बोलता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही कहता है कि जो मास है पहले इस फॉर्म में था, ऑक्सीजन इस फॉर्म में था, ये न खुद ब खुद बनता है न खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होता है। ये वन फॉर्म से, रिएक्टेंट के फॉर्म से सिर्फ और सिर्फ दूसरे फॉर्म, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए। ओके, एक फॉर्म से आ जाता है दूसरे फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। I hope we have done with it. So let's go towards another law, which is law of definite proportion. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं मिटा सकूं। ओके, नेक्स्ट लॉ हम लोगों के पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। Law of definite proportion, law of definite proportion। अभी ये ला हम लोगों के पास क्या डिफाइन करता है? कि जो हम लोगों के पास प्योर एलिमेंट से एक प्योर कंपाउंड, okay, I will be writing, will be making you people understand about it. A pure compound
A pure compound contains the same element in the ratio, the same element combined in the same ratio, by mass, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? चलो सबसे पहले मतलब के बारे में समझते कि व्हाट डज इट मीन्स, कि जो आप लोगों के पास एक प्योर कंपाउंड है, इसमें कंटेन ऑलवेज, इधर एक लफ्ज ऐड कर दो, ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज द सेम एलिमेंट। एक कंपाउंड में, जो है ना प्योर कंपाउंड में हमेशा एक जैसे एलिमेंट्स पाए जाएंगे कंबाइंड इन द सेम रेशो, यानी बाय मास, मास में जितने रेशो में वो कंबाइन हुए थे, इसी रेशो में हमेशा वो पाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत, अगर मैं आप लोगों को वाटर की एग्जाम्पल दे दूं, वाटर H2O, हम लोगों के पास ऑलवेज इसका जो रेशो है 2:1 है। हम लोगों के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। और हमेशा अगर बाय मास की बात करें तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड वो आप लोगों के पास कितने ग्राम? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा, तब जाके ये जो वाटर बनाएगा वो 18 ग्राम होगा। अभी अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो फिर भी इसका पानी का जो फार्मूला है, जो प्रोपोर्शन है, वो 2:1 होगा। अगर मैं इंडिया में हूं, अफगानिस्तान, अमेरिका, दुनिया के जिस भी मुल्क में हूं, तो आपके पास ये जो रेशो होगी किसकी? वाटर की, ये यही होगी, ये चेंज नहीं होगी। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये बात कहते हैं कि अगर एक कंपाउंड जिस रेशियो में कंबाइंड हुआ है बाय मास, इसको फिर हम लोग, वो वही होगा, एक प्योर कंपाउंड हमेशा फिर उसी एलिमेंट में कंबाइंड होगा। ये हम लोगों के पास कौन कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। चलो यहां तक तो बात हो गई है। अभी स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो रिलेशनशिप है हम लोगों के पास, मास टू मास, किसके बारे में बात पढ़ रहे हैं? स्टोकियोमेट्रिक क्या? रिलेशनशिप्स, स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप, अगर किसी के पास बलूचिस्तान बुक है, फेडरल जो भी है ना, तो वहां पे उसके नीचे कुछ रूल्स लिखे कि पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, फिर ये मालूम करोगे, फिर नंबर ऑफ मोल में उसको ट्रांसफर करो, बहुत से 9-10 पॉइंट्स लिखे। देखो भाईजान, क्लियर बात करते हैं, किताब लिखने का तरीका कुछ और होता है, किताब पढ़ने या पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है। मैं आपको वो पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं लिखवाऊंगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग किसी कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। Okay, for that I will be taking one question from the first relationship, which is called mass to mass relationship. Mass to mass relationship. मास टू मास रिलेशनशिप होता क्या है? ये हम लोगों को कहता क्या है? ये सिंपल बात करता है कि आपको एक जो रिएक्शन आपके लिए लिखा होगा, एक कंपाउंड का मास दिया होगा, दूसरे के आप लोगों ने मालूम करना है। दिस इज कॉल्ड मास टू मास रिलेशनशिप। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को मिटा रहा हूं तो ताकि जगह बच जाए और आप लोगों को क्लियर से समझ में आ जाए। द फर्स्ट रिलेशनशिप इज मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू मास रिलेशनशिप। समझ में तो आया होगा कि मास टू मास रिलेशनशिप किसको कहते हैं। अगर फिर भी नहीं आया, सवाल समझने के बाद इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1.9। कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर आप सिर्फ एग्जाम्पल क्यों करवाते हैं। एग्जाम्पल्स में इस वजह से करवाता हूं क्योंकि आपके जो एमडीकेट में वो कभी कभी एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स उसको इतना गौर नहीं करते। कैलकुलेट द मास ऑफ क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। कैलकुलेट मास ऑफ calcium oxide that is produced by thermal decomposition of 200 gram, that is produced by that is produced by the thermal decomposition of 200 gram of limestone चूने के पत्थर को कहते हैं। इसको अगर आप केमिस्ट्री के जुबान में बोलो तो इसको फिर कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, खुद इक्वेशन दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, अच्छा प्लस नहीं है, चलो देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रोडक्ट है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सवाल को सबसे पहले समझ लेते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिटन बेसिकली इन दिस क्वेश्चन। ओके, वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दिस वन। कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछ रहा है, डेटा निकालो, डेटा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पूछ रहा है। That is produced, जो बन गया है by thermal decomposition, हीट के मदद से, थर्म तो हीट है ना, थर्मोकेमिस्ट्री, decomposition decomposed हुआ of 200 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, यानी आप लोगों के पास मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 200 ग्राम है। और ये जो इक्वेशन है वो यहां पे दिए। डियर्स फाइनल बात, मास टू मास रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अभी इधर उधर नहीं देखो, ये आखिरी एक स्टेप करवा रहा हूं, इसके बाद आप सवाल खुद ही कर लोगे, ये आपके साथ वादा है। आई प्रोमिस यू दैट ओनली प्लीज फोकस हियर, ओके, योर फोकस मस्ट बी हियर। Inshallah, you would be feeling very much easy. क्या करना होगा आपको? सबसे पहले एक फार्मूला, मास ऑफ अननोन, ये मेरा फार्मूला है। बस ये फार्मूला याद कर लो, किसी भी सवाल में नहीं फंसोगी। चैलेंज है, मास of known multiply by given mass। और एक खूबसूरत बात यह है कि अगर मोल टू मोल रिलेशनशिप आएगा
मैं इधर मास की जगह सिर्फ मोल लिखूंगा, बहुत इजी। अभी देख लो, मास ऑफ अननोन। मास ऑफ अननोन का मतलब यही है कि जो हम लोगों के पास मालूम नहीं हो। हम लोगों के पास क्या मालूम नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड मालूम नहीं है ना, तो इस मास का मतलब इधर मोलर मास। चलो इसको थोड़ा और इजी करते, मास की जगह मोलर मास लिख लेते। मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। अभी आप लोगों के पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो अननोन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास, कैल्शियम का 40 ग्राम है अगर आप पेरियोडिक टेबल में चेक कर लो, और ऑक्सीजन का, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर आप कैल्शियम का देख लो तो 40 है, ऑक्सीजन का देखो तो 16, तो ये मिलकर 56 ग्राम बनते हैं। कैल्शियम का आपके पास 40 है, 40, और आपके पास O3 का 48 है, 48 प्लस 12, कार्बन का 12 है, ये 60 प्लस 40, तो ये बनेगा 100 ग्राम। चलो 100 ग्राम, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए। 56 अननोन है ना, मास पूछ रहा है ना, तो अननोन की जगह आप लोग 56 लिख लो, इसको डिवाइड कर दो, किस पर? नोन है, 100 पर। इसको डिवाइड करने के बाद जो गिवन है, गिवन कितना है क्वेश्चन में? 200 है, तो 200 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं मास टू मास रिलेशनशिप। इसमें भी सख्त क्या है, बहुत सख्त, लोगों ने बहुत सख्त बनाया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी इसके बारे में बात करते हैं। अभी 56 को मैंने अंदर रखा, 100 को बाहर। यार ये पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो फ्रैक्शन से ऊपर वाला जो टर्म है उसको अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे वाले को बाहर रखा करो। तो अभी अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि 56 स्मॉलर है 100 से, तो मैंने 0 लगाया, पॉइंट लगाइए, 560 बन गया। तो 105 जा 500, सॉरी 105 जा 500, सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया? 60 बच गया। अगर मैं इसे माइनस कर दूं, 60 छोटा है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं 0 लगाऊंगा। 106 जा 600, तो आप लोगों के पास 0.56 क्या आया? 0.56। यानी अगर जब हम लोगों ने मास ऑफ अननोन को इसके साथ डिवाइड किया तो हम लोगों का आंसर आया 0.56। अभी 0.56 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? 200 को। मैंने आपको बताया है कि जो आप लोगों के पास पॉइंट वाला रखा है, मैं पॉइंट को छोड़ दो, डायरेक्ट कर लो। 6 0 0 0, 6 2 12, 5 0 0 0, 5 2 10, 0 0 0, अभी 0 0, इसको फिर लास्ट में प्लस करते हैं, 2 1 1, 100। अभी देख लो कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 1 2, तो 1 2 1 2 यानी 112 ग्राम। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 112 ग्राम। इसमें अभी सख्त वाली जगह बताओ, क्या काम करना था? आसान, मास टू मास रिलेशनशिप सोल्व कर रहे हो, क्या कर लो, जो आप लोगों के पास जो पूछ रहा है उसके मोलर मास को उठा ऊपर रखो, जो बताया है उसको उस पर डिवाइड कर दो, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो गिवन है आपको क्वेश्चन में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों का मास जैसा यहाँ पे निकल आया कि कैल्शियम ऑक्साइड का 112 ग्राम है। आप बुक में भी बिल्कुल चेक कर सकते हो कि जो 112 ग्राम है वो बिल्कुल क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड का है। तो होप करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। टिल दैट, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।